चलिए हम लोग ऑडिट का जो रेसिडुअल पार्ट है, जो बचा हुआ एक फुल चैप्टर हम लोगों का, उसके ऊपर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर हम लोगों का अब आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। क्यों? ऑडिटर का काम क्या है पहले बोलो तो, अगर याद है तो। ऑडिटर का काम है ओपिनियन, To give a true and fair view. ना टू Good फॉर्म morning, एन sir. ओपिनियन based on the supportive evidence। ये सपोर्टिव एविडेंस के बेसिस में वो ओपिनियन फॉर्म करता है वेदर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन और नॉट, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द नॉट, एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। यही तो उसका ओपिनियन देना है बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। तो एविडेंस को कलेक्ट करके ओपिनियन फॉर्म करता है। तो हर ट्रांजैक्शन को तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए तो एक लिमिटेशन है, वो हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेगा। प्लस पीएल में जो आता है वो एक ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन है, वो दो चीज देखेगा, वाउचिंग एंड करेगा वेरिफिकेशन। वाउचिंग करता है ट्रांजैक्शन का और वेरिफिकेशन करता है असर्शन का। क्या बोले? वाउचिंग करता है ट्रांजैक्शन का और वेरिफिकेशन करता है असर्शन का। असर्शन मतलब आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहे हो है सही है और गलत। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपया है, ऑडिटर को लिखना पड़ेगा दैट इज प्लांट एंड मशीनरी में जो 10 लाख रुपया है वो ट्रू और करेक्ट है और नॉट, ट्रू एंड फेयर व्यू है और नॉट। ये जो असर्शन उसने दिया है वो करेक्ट है और नॉट, 10 लाख है और नॉट। करेक्ट तो नहीं बोल सकता हूं लेकिन ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है और नहीं। असर्शन लेवल में, असर्शन लेवल मतलब बैलेंस शीट में जो जो आइटम आता है आपका, तो दो प्रकार को ऑडिटर को एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। एक असर्शन लेवल में जो जो आइटम है उसका सपोर्ट में, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, मतलब क्लाइंट, ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता है, क्लाइंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो असर्ट कर रहा है, जो बोल रहा है, क्या वो सही है और गलत है। असर्शन लेवल अगर फेस में जो असर्शन आप जो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उसको देखने के लिए आपको वेरिफिकेशन, और ट्रांजैक्शन में जो जो आपका हुआ है उसके लिए वाउचिंग आपको करना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। विदाउट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आपका ऑडिट प्रोसीड्यूर कंप्लीट ही नहीं होता है, मतलब आप एविडेंस कलेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, और एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आप ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। एकदम। अगर एविडेंस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आया देन आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। आई थिंक ऑडिटर्स रिपोर्ट हम लोगों ने कराए थे। जी सर। तो नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ वाउचिंग क्या है और लाइक दैट। वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स। The objective of vouching is to establish the authenticity of the transaction recorded in the books of accounts। मतलब जो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है वो ऑथेंटिक है और नो। वेरिफिकेशन का क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो असर्ट किया जा रहा है, असर्शन जो लेवल में, वो सही है और गलत है, एग्जिस्ट करता है नॉट, वो वेरिफिकेशन। और वाउचिंग क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आप रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करते हैं वो क्या सही है और गलत। इट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, वो क्या चेक करता है, वेरीफाई द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है उसको चेक करता है। कैसे चेक करता है, विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, बेस्ड on relevant documentary evidence and
with the authority on the basis of which the entry has been passed. आप एक एंट्री देख रहे हैं एसेट परचेस, तो आपको पहले जानना चाहिए जो चालान के बेसिस में एसेट परचेस आप चालान देख रहा है, एट ऑल ये एसेट खरीदने के लिए जिसने खरीदा है उसका अथॉरिटी था और ये एसेट खरीदा होगा, इस विषय के ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है? नहीं तो आप आराम से खरीद नहीं सकते। एक नियम होता है, घर में कुछ खरीदने के लिए पापा और मम्मी का एक डिसीजन होना चाहिए, उसके बाद पापा और मम्मी बोलेगा बेटा तू जाके लेके आ। तो आपको क्या चेक करना है? मैं अगर आपके घर में ऑडिट करने के लिए जाऊंगा, पापा और मम्मी ने बोला है मोबाइल फोन खरीदने के लिए, और मोबाइल फोन खरीदने के लिए पापा तुमको जिम्मेदारी दे रहा है, तो मैं देखूंगा तुम उसको रिकॉर्ड किए हो और नहीं, तुम्हारे पास अथॉरिटी था और नहीं, और पापा और मम्मी ऐसा कोई डिसीजन लिया है और नहीं। तो फैमिली का मैटर हो गया। बिजनेस के मैटर में डिसीजन होता है तो बोर्ड मीटिंग में रहता ही है। डिसीजन होता है जैसे बोर्ड मीटिंग में रहता है, ऑथोरिटी लेवल स्ट्रक्चर भी होता है, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। With the authority on the basis of the entry has been passed, confirming that correct amount has been posted in the appropriate account at correct time. करेक्ट टाइम मतलब जिस समय में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी टाइम में करना पड़ेगा। मतलब इसका टोपी उसका सर नहीं। टीमिंग लैडिंग याद है तो, TEAMING LADING, टीमिंग लैडिंग, दैट इज लैपिंग इसको बोलते हैं। मतलब इसका कलेक्शन उसी डेट में 1 लाख दिया है, कलेक्ट किया है, 10,000 दिखाया, 90,000 रख दिया, बिजनेस में 2 महीना 3 महीना इन्वेस्ट करके, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके 90,000 फिर से दिखा दे रहे हो। मतलब रिकॉर्ड किया है 10,000 अभी और 90,000 बाद में, वेरएस आपने जब वाउचर कैश मेमो रिसीव दिया था तब 90,000 एक बार में दे दिया था। ओके, the essential point to be borne in the mind while examining the vouchers are, जब ये वाउचर को एग्जामिन वाउचिंग करने के लिए आपको तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस वाउचर लगेगा, ये वाउचर को एग्जाम करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज देखने के लिए जरूरत होता है। क्या? द डेट ऑफ वाउचर फॉल्स विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जिस वाउचर को आप वेरीफाई करना चाहते हो वो वाउचर आपका अकाउंटिंग पीरियड, ऑडिट पीरियड के भीतर होना चाहिए। That the voucher is made out in the client's name, मतलब मालिक के नाम पे होना चाहिए, एम्प्लॉय के नाम पे नहीं। The voucher is duly authorized। वाउचर क्या है? ऑथोराइज्ड होना चाहिए, मतलब वहां पर उस वाउचर में काउंटर सिग्नेचर किसी का होना चाहिए। वो कौन? ऑथोराइज्ड पर्सन in that connection। वाउचर इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। वाउचर को क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। सिग्नेचर, डेट, अमाउंट, डिस्काउंट, एवरीथिंग शुड बी रिटन प्रॉपरली। The account in which amount of voucher is appropriate for its inclusion in the financial account। After the examination is over, each voucher should be initialed by stamp। इनिशियल्ड का मतलब होता है एक सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प करेंगे, ओके, वाउच बोल के, और एक इनिशियल करते हैं, मतलब छोटा एक साइन कर देते हैं, वो भी ग्रीन पेन से, नॉट रेड और नॉट ब्लैक। ऑडिटर कैन डू द ऑडिट यूजिंग द ग्रीन पेन so that it may not be presented again in support of other entry। एक वाउचर को एक बांग्लाয় बोले একটা কুমিরকে বারবার দেখানো, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो एक वाउचर को एक ही पेमेंट में 4 बार मत दिखाइए, इसलिए साइन करने से आपको पता चल जाएगा ना ये तो पहले एक बार चेक हो चुका है। सो दैट इज द वाउचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग क्या है? To ensure that all transactions are properly recorded in the books of accounts at correct amount। क्या इंश्योर करता है?
all the transactions are properly recorded in the books of accounts at correct amount, at appropriate amount and account at appropriate time, at appropriate time, to ensure that all transactions recorded are recorded all transactions are recorded, are incurred and recorded under the proper authorization, to ensure that no authorized transaction are recorded in the books of accounts, no unauthorized. देखना पड़ेगा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं रहना चाहिए जो अनऑथराइज्ड है. To ensure that all the necessary voucher in support of the recorded transaction are in the name of the client of the name, to ensure that all necessary voucher in support of the recorded transaction are in the name of client and in the possession of the client. जो voucher आपका support of vouching के लिए लगेगा, वो voucher को आप देखना पड़ेगा क्या है, क्लाइंट के नाम पे है और वाउचर दूसरे के पास नहीं है, क्लाइंट के पास ही रहना चाहिए. तो मतलब जो ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उसका जो वाउचर वो क्लाइंट के नाम पे एंड क्लाइंट के पास ही रहना चाहिए, अकाउंटेंट के घर में नहीं रहना चाहिए. टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ फिगर प्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट. इसका कारण ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ फिगर. अगर वाउच करने का कारण ही है आप जो फिगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दिखा रहे हो वो रिलायबिलिटी बढ़ाता है. अगर ऑडिटर कोई फिगर चेक करके जाता है तो मतलब उसको रिलायबिलिटी बढ़ जाता है. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द वाउचिंग. द एसेंशियल पॉइंट टू बी बोर्न in the mind while examining the voucher are क्या क्या factor consider करना पड़ेगा. That the date of voucher fall within the accounting period, the voucher is made in the client name, there is a authorization, voucher is complete in all respect, that the account in which amount of the voucher, that the auditor check the voucher. अच्छा ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूं. That is the factors. Distinguish between routine checking and vouching. रूटीन चेकिंग मतलब वो डिटेल चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ फिगर देखेगा. रूटीन चेकिंग जो है चेक ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड क्लरिकल एरर. और वाउचिंग इज टू एस्टैब्लिश करना पड़ता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स. आप मैंने एक प्रॉब्लम कराने के बाद ऑडिट कराने के बाद आप देख रहे हैं प्रॉब्लम तो सर ने करा दिया है, फिगर ठीक है चलो हटाओ. लेकिन वाउचिंग और दूर है. सर आप ऑथोराइज्ड है मुझे ऑडिट कराने के लिए, आपके पास ऑडिट का प्रॉपर नॉलेज है ना, बुक देख के पढ़ा दिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाउचिंग बहुत डेप्थ तक जाता है. वाउचिंग क्या करता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं देखता है, उसके पास ऑथोरिटी है एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड. बिकॉज आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर भी दिया. मान लीजिए अकाउंटेंट को एसी अलाउ नहीं था, अकाउंटेंट ने क्या किया, एक एसी कंपनी के नाम पे खरीद के एकदम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके लिख दिया. एसी कौन सा रूम में, अकाउंट्स का रूम में जहां पर अकाउंटेंट लोग बैठते हैं. एसी अलाउ नहीं था,
सिर्फ मैनेजर लेवल के घर में एसी अलाउ था, उसके घर में एसी अलाउ नहीं था। मुझे ये बताओ यहां पर गलती कहां पर हुआ था? उसने कोई चोरी किया था? नो, नॉट एट ऑल। मुझे बताओ वहां पर गलती कहां पर था? उसने तो चोरी नहीं किया है, नाम भी आपके नाम पे, क्लाइंट के नाम पे था, अमाउंट भी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, विद इन द टाइम रिकॉर्डेड, इंटरनल कंट्रोल आर्ट सभी ठीक है। सर वो ऑथोराइज्ड ही नहीं था। ऐसा कोई डिसीजन में बात नहीं हुआ है जहां पर एसी खरीदना पड़ेगा। मतलब एक एसेट जैसे ही खरीदना होता है आप इमीडिएटली देखेंगे क्या उसका ऑथोराइजेशन है। 4-5 बजे जब बज जाता है रेगुलर, आप देख रहे हैं टिफिन खर्चा 4,000, 4,500, आप देख रहे हैं मैंने तो हम ऐसा की क्या परमिशन है? बिल दिखाता है, एग रोल का बिल, बिरयानी का बिल रेगुलर। पहले आप देखेंगे क्या ये टिफिन ऑथोराइज्ड है और अनऑथोराइज्ड है। कौन ऑथोराइज बोल रहा है? मैनेजर बोल रहा है ऑथोराइज्ड है, बस मैनेजर भी तो खाता है। सेकेंड टाइम आप देखेंगे रोज आपके मन में दैट इज स्पेक्टिकल इन माइंड, इतना छोटा कंपनी में रोज टिफिन, वो भी 4-4,500 मुड़ी खा लेते तो समझ में आ जाता है। इतना छोटा कंपनी, प्रॉफिट होता है 10%, 12%, और रेगुलर 4-4,500 रुपए का मुड़ी खाता है और बिरयानी और एक चाप खाता है। मैनेजर भी इसमें, शायद मैनेजर भी इन्वॉल्व है। इमीडिएटली आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, चिट्ठी लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस, बोलेंगे सर हैव यू अलाउड एनी काइंड ऑफ टिफिन फॉर द स्टाफ worth rupees for 4,000 or having any monetary limit? मालिक बोलेगा, मतलब मैनेजमेंट बोलेगा, no, we have not authorized as such. Okay, sir, there is a huge fraud. Per day on an average 4,000 करके खा रहा है, मतलब मंथली 1,20,000 का घपला, पूरा साल में देखोगे तो पूरा 14,40,000 का घपला। बोले मतलब ये तो रेगुलर होता है आपका ऑफिस में। वायरस आप ट्रांजैक्शन देखोगे एकदम प्रॉपर, कोई गलती नहीं है, टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग, क्लाइंट के नाम पे बिल, एवरीथिंग। और खाता कौन है? आप लोग। तो दैट इज रूटीन चेकिंग में तो सिर्फ देखेगा फिगर ठीक लिखा है, डेट ठीक है, अमाउंट ठीक है। वाउचिंग में देखेगा एट ऑल ऑथोराइज्ड है। तो क्या रूटीन चेकिंग और वाउचिंग सेम हुआ ना? वाउचिंग थोड़ा आगे है, थोड़ा आगे। आगे। इट कैन नॉट इंश्योर द कंफर्मिटी ऑफ गैप। वो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेट नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है फिगर ठीक है और नहीं। आप लोग बच्चे लोगों को जो अकाउंट्स का नौकरी में लेता है ना, वो वाउचिंग के लिए नहीं, और रूटीन चेकिंग के लिए लेता है। बिकॉज आप लोगों का इतना अकाउंट का नॉलेज है नहीं है अभी। जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा देन आपका लेवल सिर्फ एडलेस में नहीं रहेगा, आप बोलेंगे ये अकाउंट गलत किया है। टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या गैप का मतलब? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनुसार ही आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म ओपिनियन बेस्ड ऑन द रूटीन चेकिंग। ऑडिटर कभी भी रूटीन चेकिंग के ऊपर बेस करके ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकेगा। ऑडिटर कैन फॉर्म हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन वाउचिंग। ओके, उसको वाउचिंग के बेसिस में ही करना पड़ेगा। रूटीन चेकिंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, रूटीन चेकिंग कांट आइडेंटिफाई द फ्रॉड। रूटीन चेकिंग तो नॉर्मल देखता है, तो पीछे वाला नहीं देखता है, लेकिन वाउचिंग में पता चल जाएगा भाई ये 4,000 रुपए का थे तो घपला था रेगुलर, और जिसको वो पेमेंट करते हैं उसी को एम्प्लॉय का बीबी को किसी, मतलब वहां से पैसा 9-2-11 आते हैं, 400 रुपए का 4,000 का बिल होता है, 5 स्टार का बिल, मतलब घपला है। तो रूटीन चेकिंग में पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन फ्रॉम द अबव? वी कैन कमेंट दैट वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग आर नॉट कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर। वो एक एक का सब्स्टिट्यूट नहीं है, is not a complementary, substitute. नेक्स्ट, तो वाउचिंग में कोई प्रॉब्लम? मीनिंग ऑफ वाउचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, मीनिंग का पूरा इतना ही लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, उसके बाद देखो मोरलेस सेम पॉइंट, एसेंशियल पॉइंट इन द माइंड,
क्या क्या फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर वाउचिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई इसका और एक क्वेश्चन आ सकता है, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग में अंतर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। वाउचिंग, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए बेटा। वाउचिंग में कोई प्रॉब्लम? मतलब सर वो ट्रांजैक्शन को, फिनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम को नहीं, ट्रांजैक्शन को वाउच करता है, देखता है ट्रांजैक्शन प्रॉपर अमाउंट में रिकॉर्ड किया है, जिस सपोर्ट के बेसिस में किया है वो सपोर्ट प्रॉपर है और नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट, बहुत सारा आइटम्स है, बहुत सारा, लेकिन आइटम्स फॉर वाउचिंग आप लोगों का सिलेबस में सिर्फ ये 10 पॉइंट है, एंड आप कंफर्म जानिए यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एनी 10 आइटम आपको वाउच करना है। ये जो 10 आइटम दे दिया है, इसमें 10 आइटम हम लोगों को पढ़ना है, कैसे वाउच करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। वाउचिंग ऑफ कैश सेल्स, फर्स्ट आइटम देखिए क्या है, कैश सेल्स को कैसे वाउच करोगे। मुझे बोलो तो देखता हूं क्या कॉमन सेंस है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? डॉक्यूमेंट्स नीडेड,
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? कैश मेमो सर। कॉमन सेंस लगा के खुद को समझो, आप दुकान में गए हो, कैश सेल्स खरीद कर रहे हो, कैश परचेस कर रहे हो, तो क्या क्या लगेगा? कैश मेमो क्या आपके पास रहेगा ना दूसरे के पास रहेगा? कैश जब खरीदते हैं, कैश मेमो किसको देते हैं? आपको, जो परचेजर को देते हैं ना, सेलर अपने पास रखता है। सर परचेजर को दे देते हैं। परचेजर यहाँ पर कैश मेमो कैसे रहेगा? काउंटर नहीं रहेगा सर। foils of cash memo। सर फॉल्स का मतलब सर? मतलब उसका जो स्लिप होता है वो, और काउंटर पार्ट जो और बच जाता है वो सर। कार्बन कॉपीज ऑफ कैश रिसीप्ट। रिसीट तो आप कस्टमर को दे देंगे, आपके पास क्या रहेगा? कार्बन कॉपीज। देखते हो ना, नीचे कार्बन लगा के करता है, देखते हो नहीं? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ये वो क्या था? दूसरा, कैश सेल्स मतलब आप अलाउ करते हैं कैश सेल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बड़ा बड़ा बिजनेस में कैश सेल्स अलाउ नहीं है। इधर आपको कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपको थ्रू अकाउंट ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। तो अगर अलाउ भी करता है तो ठीक है, अलाउ कर ही सकता है। और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जो लोग कैश सेल्स करते हैं उसका एक समरी वो सबमिट करता है। क्या सबमिट करता है? एक समरी सबमिट करता है। इसको बोलते हैं सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी मतलब कितना सेल होता है वो खुद लिखता है एक खाता में। आप लोग कभी सैलून में गए हो? हाँ। हाँ, अच्छी कुछ नहीं करते हो वहां पर, सारा खून आईने में देखते हो। बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, जो बंदा करता है वो एक नाम लिखता है। दूसरा, मेडिसिन दुकान में जाना, बड़ा बड़ा मेडिसिन दुकान में जो मेडिसिन, बहुत लड़के लोग खड़ा है, आप एक लड़के को आपका मेडिसिन का रिक्विजिशन दिए, वो जब बिल बिलिंग सेक्शन में जाता है एक टैग अटैच करके दे देता है। मतलब उसका रजिस्टर में उसका नाम हो रहा है, कितना समरी होगा पर डे, कितना सेल कर रहा है वो सेल्समैन। सेल्समैन समरी, सेल्समैन समरी। कैशियर के पास सारा दिन के बाद पूरा सेल्स जमा होगा, तो नेचुरल कैशियर के पास भी एक समरी रहेगा। कैशियर कैश सेल्स समरी, बिकॉज वो बोलेगा कितना आपका डेली टोटल आपको कैश सेल्स हुआ है, उसके पास उसका भी समरी रहेगा डे वाइज, बिकॉज पैसा तो उसको ही जमा देना पड़ता है ना। कैश सेल्स के लिए अगर सेल्समैन बाहर बाहर जाके घूम के माल बेचता है तो उसका आपको स्टॉक से माल को लेके जाना पड़ता है। तो गेट कीपर, जहां से माल निकाल रहे हो, गेट कीपर, गुड्स डिलीवर्ड समरी, गुड्स की गेट कीपर गुड्स डिलीवर्ड समरी मतलब आप जो गुड्स डिलीवरी दे रहे हो, मतलब आपको तो गोडाउन से माल लेके जाना है ना, तो आपने जितना माल लिया है और आपका सेल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आपने कितना माल लेके गए, कितना माल रिटर्न आया, उसका एक समरी रहता है। तो गुड्स डिलीवर्ड समरी। नेक्स्ट, प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट मतलब आपको देखना पड़ेगा कितना डिस्काउंट है से लेके एवरीथिंग।
सो प्राइस लिस्ट कितना है वो आपको बोलना पड़ेगा. सो टोटल प्राइस लिस्ट आपको लगेगा. बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन आपको जो कैश सेल्स में अलाउ किया हूं उसके लिए तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा ना. तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा. देखिएगा, तो ये डॉक्यूमेंटरी एविडेंस लगेगा. और एक चीज लगता है बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट ये डॉक्यूमेंट लगेगा. तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, बस कॉमन सेंस से लगाओ. जो पहले तो परमिशन के लिए मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन देखना पड़ेगा, एट ऑल परमिशन है और नहीं. बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, पैसा जमा होता है और नहीं. प्राइस लिस्ट देखना पड़ेगा. गेट कीपर डिलीवरी समरी देखना पड़ेगा. कैशियर का कैश सेल समरी, सेल्समैन समरी, सो दैट आपका मैच हो रहा है और नहीं. नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिस्पेक्ट? ड्यूटीज, एक ड्यूटी तो नहीं है. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर क्या क्या है? ऑडिटर को वाउच करना है, तो ऑडिटर क्या क्या करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या सिस्टम है? ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल. ऑडिटर देखेगा ऐसा जो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक सिस्टम है उसका इफेक्टिवनेस ऑडिटर चेक करेगा. अगर ऑडिटर इसका इफेक्टिवनेस चेक नहीं करता है तो वो रिलाई नहीं कर सकेगा. मतलब जो चाहे माल लेके चला जा रहा है, कोई ऑथराइजेशन नहीं. मतलब गोडाउन का स्टोर कीपर कैसे माल उसको दे रहा है, कोई ऑथराइजेशन है लगता है और नहीं. मतलब ये सब पूरा इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल वो अच्छी तरह से देखेगा. अगर उसको लगता है रिलाई कर सकता है तभी वो रिलाई करेगा, नहीं तो उसको डिटेल जाना पड़ेगा. तो ऑडिटर शुड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सो दैट ही कैन रिलाई ऑन द सिस्टम. Auditor should evaluate the effectiveness of internal check and internal control of the system. Next, checking the memo. Auditor should check the cash sales memos and compare it with the daily summaries of salesman with the cashier and the figure entered in the cash book with the right amount. Auditor should check the cash sales memos and compare it with the daily summary. इसका मतलब क्या है? ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा जो कैश सेल्स, ऑब्वियसली हर सेल के पीछे क्या होता है, एक मेमोस होता है. तो ये कैश सेल्स के पीछे जो मेमो है एंड कंपेयर इट, कैश सेल्स के साथ देखेंगे जो मेमोज है और जो डेली समरी है कैश सेल्स का उसके साथ मैच कर रहा है और नहीं. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, और एक चीज डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने नहीं दिया है, काउंटर फॉइल्स ऑफ पे इन स्लिप. ये मतलब जानते हो क्या है काउंटर फॉइल्स? बैंक में जब पैसा जमा देते हो एक छोटा पुर्जा कागज का पार्ट आपके पास रहता है ना, डिपॉजिट स्लिप सर. डिपॉजिट स्लिप, दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप. डिपॉजिट स्लिप और पे इन स्लिप. ओके,
करंट अकाउंट में उसको बोलते हैं पे इन स्लिप, देख लो तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता है। तो ऑडिटर शुड इवेल्युएट द, उसके बाद ऑडिटर शुड चेक द कैश सेल्स मेमोज and compare it with the daily summaries of salesmen with cashier cash sales summaries. Auditor should चेक, क्या चेक करेगा? कैश बुक फॉर ऑथेंटिकेट द अमाउंट and date of entry. Next, auditor should compare auditor should check the bank statement to verify that daily cash sales is deposited into the bank on the next day. बैंक स्टेटमेंट कैसे चेक करेगा? वही पे इन स्लिप के साथ मैच कराएगा। नेक्स्ट, auditor should verify the price charge and discount offered in the cash sales with the price list and the order by authorized person. Price list and the order by the authorized person, because discount तो salesman कैश सेल्स वाला पर्सन तो अपने मर्जी से डिस्काउंट नहीं दे सकता, उसको बोलता है ना सर हमें मुझे इतना ही अलाउ किया गया है, तो ओनली दैट पार्ट तक उसका होगा। Ensure the revenue is recognized as per acceptable accounting framework in the books. वो कैश सेल्स का जो रेवेन्यू है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज होगा एज पर जो फ्रेमवर्क है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ बुक का, अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से ही ये फॉलो होगा। ठीक है, सो ए बी सी डी ई एफ, ये 6 से 7 पॉइंट आपको याद रखना है। तो बोलिए यहां तक कोई डाउट है और नहीं? दैट इज अ वे ऑफ कैसे कैश सेल्स को हम लोग वाउच करते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स नीडेड, क्या क्या वाउचर आपको लगेगा? काउंटर फॉर सेल्समैन सैलरी, कैशियर सैलरी, गेट कीपर बा स्टोर कीपर लिखूंगा, स्टोर कीपर, गुड्स डिलीवरी, डिलीवर्ड समरी, प्राइस लिस्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब डिस्काउंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट एंड एक साथ कर देते हैं, प्राइस लिस्ट एंड बोर्ड रेजोल्यूशन, सेल्समैन सैलरी एंड कैशियर कैश सैलरी, स्टोर कीपर, गुड्स। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा। बोलिए फर्स्ट टाइम जिंदगी में आप वाउच कर रहे हैं, आपका फर्स्ट काम होगा आज दोपहर में इसको पढ़ना नहीं, ठंडे दिमाग से खुद को बिजनेसमैन समझो और खुद को ऑडिटर समझो, सॉरी, और मानो आप ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, सॉरी, पहले आप खुद को सोचो, आप हर पॉइंट में आप ये ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है और सोचो कैसे कैसे आप 2 नंबरी कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन बोल रहा हूं, ये करना नहीं चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तब भी
सोच के देखो कहां कौन कौन पोजीशन में आप 2 नंबर ही कर सकते हैं। डिसाइड फर्स्ट, सर ये जगह में 2 नंबर ही हो सकता है। उसके तुरंत बाद सोचो आप एज ए ऑडिटर आप कैसे पकड़ेंगे। पहले मैकेनिज्म को समझेंगे, टेक्निक सिखा देता हूं। ये मैकेनिज्म क्या है वो समझेंगे। देखिएगा हर जगह आइटम फिक्स सेम तरीके से जा रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सोचिएगा। अब सोचिए कैसे उसको मैं रोक सकता हूं, तब ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। प्रोसेस क्या है कैश सेल्स करने का। दूसरा, एज ए ऑडिटर, एज ए सेल्समैन आप कहां कहां चोरी कर सकते हैं। 3, एज ए ऑडिटर कैसे कैसे इस चोरी को पकड़ सकते हैं। बस ये 3 आप दिमाग में रखिएगा। देखिएगा जितना वाउचिंग का आइटम बोलूंगा सब आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ, 2-3 वर्ड आप लोग नहीं जानते, जैसे सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी का मतलब है जो सेल्समैन रेगुलर करते हैं वो तो कैश सेल का एक समरी रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट मैं देखूंगा कैश मेमो के साथ रिपोर्ट मैच कर रहा है नहीं, सब नहीं चेक करूंगा। ऑडिटर शुड इवेल्युएट, ओके, ऑडिटर शुड सैंपल चेक कर दो। सैंपल चेक का कैश सेल्स मेमो सब चेक नहीं करेगा, कुछ कुछ करेगा। और ये था डॉक्यूमेंट्स, ये था कैश सेल। सिमिलर वे में कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आज के लिए अच्छा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कर देता हूं, देन कैश का पार्ट इजी का समाप्त हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बेटा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बोलो, कॉमन सेंस लगाओ। सर कैश है तो बहुत सारे आइटम लगेगा, कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा, से एक साथ ले लेता हूं। कॉमन सेंस लगाओ। मैं आप लोग बोलिए तो एक डेटा से आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हो वाउच करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बुद्धि खटाओ तो। सर क्या डेटा पेमेंट किया जो उसका स्लिप, और बैंक में जो डिपॉजिट किया उसका भी स्लिप तो लगेगा ना सर। सोचो, कैश कलेक्शन बोला है। तो कैश कलेक्शन सर, जो कैश दिया हमको हैंड में वो कैश। बोलो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। पहले तो सेल्स हुआ होगा, तो सेल्स इनवॉइस एंड सेल्स इनवॉइस। दूसरा काउंटर फॉइल्स और कार्बन कॉपीज। किसका, ऑफ कैश मेमो और कैश रिसीट। आपने जैसे कैश कलेक्शन किया है तो उसको तो कैश रिसीट देना पड़ेगा, तो कैश रिसीट का कार्बन कॉपी, रिसीट तो उसके पास जाएगा। और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, बैक डेट दे दिया, ये सब एक डेटर्स को अकाउंटेंट दे सकता है ना। अकाउंटेंट को अगर ऑथोराइज किया जाता है तभी दे सकता है। अगर सर उसको ऑथोराइज किया जाएगा तभी ऑथोराइज किया जाएगा तभी वो दे सकता है। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन,
ये क्लास सुन लोगे अब तभी हो जाएगा, उसको अब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट एंड counterfoil of pay in slip. Okay. Duties of auditor. क्या है? ऑडिटर ऑलवेज याद रखना, एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये दो चीज कॉमन होता है। आप इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल को ऑलवेज देखिएगा। इंटरनल चेक क्यों? जो कलेक्ट करता है वही एंट्री कभी नहीं देगा, मतलब कैशियर और अकाउंटेंट सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। दैट इज द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। जिस दिन में पैसा मिलेगा उसी दिन में उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट इज द इंटरनल चेक। आप जो कहां 2 नंबरी हो सकता है, जो मेमो आप देते हैं ना, वो आपने क्या किया, आप डुप्लीकेट मेमो एक बना के रखे हैं, मतलब बहुत, एक तो रिसिप्ट बिल नहीं होता है, बहुत सारा रिसिप्ट बिल है, तो वो क्या होता है, आपको सेफ कस्टडी में रखना पड़ता है। 10 बिल का प्रिंट कराया है, एक बिल आप बाहर इशू करेंगे और 9 बिल कस्टडी में रखना चाहिए। आपने क्या किया, ड्रॉयर में रख दिया। आपका कस्टमर कोई पीछे वाला एक बिल लगा के वहां से एक पेज फाड़ के आपको कलेक्शन कर लिया। जिसको बंदे को पैसा मिला है उसके तो पैसा मिल गया है और उसको कैश मेमो में मिल गया, लेकिन मालिक के पास पैसा पहुंचा ही नहीं। क्यों? वो तो पीछे से एक बिल छोड़ के फाड़ के दे दिया है, तो इसलिए उसको कस्टडी में रखना चाहिए। ये सब इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, ऑडिटर को जाते ही ये सब देखना पड़ेगा। Auditor should evaluate the effectiveness of internal control and internal check so that he can rely on this system in relation to क्या? Cash collection from debtors. Next. Auditor should check sample sales invoice and counterfoil of cash so that right amount is collected. Cash book रिकॉर्ड तो कैश बुक में होता है, तो कैश बुक एंड डेटर्स लेजर। नेक्स्ट, auditor should check that right amount is entered in the cash book and respective accounts of debtors ledger, respective customer accounts account of debtors ledger at the right date। right date क्यों बोल रहा है? टीमिंग लेडिंग याद है? आज कलेक्शन हुआ है, 20 दिन बाद एंट्री कर रहा हूं, नहीं चलेगा। Auditor should check bank statement to verify that daily collection from debtors is deposited in the bank on the next day। पैसा अकाउंट में नहीं रहना चाहिए, नेक्स्ट दिन ही जमा हो जाना चाहिए। Auditor should check the authorization of discount allowed, allowances and bad debt from proper, मतलब appropriate authority বা proper authority। डन। तो यहां पर भी आपको 5 ऑडिटर का ड्यूटी आपको करना पड़ेगा।
तो मैंने वाउचिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया, ऑब्जेक्टिव सिखाया, फैक्टर सिखाया। उसके बाद मैंने 2 आइटम, 10 आइटम में सिर्फ 2 आइटम को वाउच करना सिखाया। इसके बाद हम लोग और बाकी जो 10 आइटम में बाकी 8 आइटम है, धीरे धीरे कल और परसों का क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? आप लोग देखिएगा, 2-3 बार रीडिंग पढ़िएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिए सब ऑटोमेटिकली आपका मुंह से आ रहा है। आप वाउचर का नाम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे, वो एग्जामिनर ऐसे ही समझ जाएगा, उसको मैटर क्लियर है। ठीक है, एनी डाउट?